हम लल्लन टॉप हम ये मानते हैं कि सत्य का कोई अंतिम बिंदु नहीं होता। सत्य एक सफ़र है, यात्रा है, एक मार्ग है और हम इस राह चलने के अभ्यासी। परफेक्शनिस्ट होने का दावा हम नहीं करते हैं, हम अभ्यासी हैं अनुशासन के, ईमानदारी के। जो जिम्मेदारी आपने दी है हमें, उसे रोज़ सुबह उठ कर के उसी नीयत, उसी उत्साह के साथ निभाने के अभ्यासी। और हमारे इस अभ्यास को बल मिलता है आपके विश्वास से। खुशी और जिम्मेदारी का भाव है ये बताते हुए कि आपका लल्लन टॉप शो आज 2000 एपिसोड पूरे कर रहा है। पिछले 8 सालों की तरह आप आगे भी यूं ही हमारे हमराही की भूमिका निभाते रहें और हम भी अपने ईमानदार प्रयासों की धार को पैना करने का अभ्यास करते रहें हर दिन। तो चलिए शुरू करते हैं लल्लन टॉप शो का 2000वां एपिसोड। Brought to you by Saluja Gold and Candid. भारत का सबसे भरोसेमंद सलूजा गोल्ड टीएमटी बार्स। सलूजा गोल्ड टीएमटी। अब सही पकड़े हो कॉन्ट्रैक्टर बाबू, मजबूती सब कुछ है। तो क्या 15 साल से पश्चिम बंगाल की सत्ता पर काबिज ममता बनर्जी को बीजेपी हराने जा रही है? कल शाम वोटिंग खत्म होने के बाद से एग्जिट पोल्स आने शुरू हुए। इनमें से कुछ ने तो सीधे बीजेपी की पूर्ण बहुमत वाली सरकार बनवा दी है। हम एग्जिट पोल की बात कर रहे हैं, नतीजे तो 4 मई को ही आएंगे। एग्जिट पोल्स का सही और गलत साबित होने का इतिहास रहा है दोनों तरह का। 2021 में भी देख चुके हैं, 24 के लोकसभा चुनाव में भी कई एग्जिट पोल्स टीएमसी की बड़ी जीत को भाप नहीं पाए थे। 2021 में टीएमसी ने 294 सीटों वाली विधानसभा में 215 सीटें जीती थी। कुछ एग्जिट पोल्स ने तो बीजेपी को भारी भरकम सीटें दे दी थी, लेकिन 148 की मेजॉरिटी मार्क से बीजेपी काफ़ी दूर रह गई। हालांकि 3 से 77 पर आई, अच्छा प्रदर्शन किया। बीजेपी का इतिहास का सबसे बड़ा प्रदर्शन था, सबसे अच्छा प्रदर्शन था। लेकिन इस बार कुछ एग्जिट पोल्स ने बीजेपी की सरकार बनवा दी है ममता को पीछे छोड़ते हुए। इस साल मैट्रीज के अनुसार बीजेपी को 146 से 161 सीटें मिल सकती हैं और मैट्रीज का अनुमान है कि ममता बनर्जी की टीएमसी पार्टी को 125 से 140 सीटें मिल सकती हैं। बाकी पार्टियों को 6 से 10 सीटें मिल सकती हैं। एक और एग्जिट पोल देखिए, पोल डायरी के अनुमान में बीजेपी को 142 से 171 सीटें मिल रही हैं, टीएमसी को 95 से 110 सीटें। पोल डायरी ने टीएमसी की सीटें मैट्रीज के मुकाबले काफ़ी कम कर दी हैं। पी मार्क के मुताबिक बीजेपी को 150 से 175 सीटें मिल रही हैं, टीएमसी को 118 से 138 सीटें मिलने का अनुमान है पी मार्क के हिसाब से। प्रजा पोल्स नाम की एक एजेंसी का एग्जिट पोल देखिए, इन्होंने बीजेपी को 200 सीटों तक का अनुमान लगा दिया है। प्रजा पोल्स ने बीजेपी को 178 से 208 सीटें दी हैं और टीएमसी को 85 से 110 सीटें के बीच सिमटा दिया है। क्या वाकई ममता बनर्जी के खिलाफ इस किस्म की एंटी इनकम्बेंसी पश्चिम बंगाल में थी, जैसा ये एग्जिट पोल्स अपने अनुमान में बता रहे हैं? दी लल्लन टॉप ने भी पश्चिम बंगाल चुनाव को ग्राउंड से कवर किया है। हमारे पॉलिटिकल एडिटर पंकज झा को पश्चिम बंगाल में कैसा माहौल दिखा, क्या जो आंकड़े एग्जिट पोल्स में आ रहे हैं पश्चिम बंगाल का मूड कुछ वैसा ही नजर आ रहा था या कहानी कुछ और है, हमने उनसे पूछा। एंटी इनकम्बेंसी एक बड़ा फैक्टर है। 15 साल की ममता बनर्जी की सरकार है और लोगों को जिस तरीके से उम्मीदें थी, वो उम्मीदें, उन उम्मीदों पर ममता बनर्जी की सरकार खरी नहीं उतरी है। लेकिन बंगाल एक मिनी इंडिया, उसको समझ लीजिए। अलग अलग हिस्सों में एंटी इनकम्बेंसी का अलग अलग प्रभाव है। जैसा आप चली जाइए दार्जिलिंग, जलपाईगुड़ी और सिलीगुड़ी के इलाके में जो एक तरीके से बीजेपी का गढ़ है, या मेदिनीपुर का जहाँ शुभेंदु अधिकारी आते हैं, तो वहाँ एंटी इनकम्बेंसी बिल्कुल पीक पे दिखता है। लेकिन फिर जैसे जैसे आप कोलकाता की तरफ आते हैं, हावड़ा है, हुगली है, कोलकाता हो गया, साउथ कोलकाता हो गया, नॉर्थ और साउथ 24 परगना, एंटी इनकम्बेंसी वहाँ भी है, लेकिन उसका असर उतना नहीं दिखता है। खासतौर से ममता बनर्जी को लेकर लोगों का ये कहना है कि उनसे शिकायतें भी हैं पर उनको उम्मीदें भी हैं। उनका ममता बनर्जी से ज़्यादा अगर एंटी इनकम्बेंसी देखें ना, तो करप्शन, दूसरी इशूज जो हैं, टीएमसी के कैडर और रैंक और फाइल से उनको ज़्यादा लगता है कि एंटी इनकम्बेंसी है। लेकिन हाँ, बीजेपी के पक्ष में अगर देखें तो एंटी इनकम्बेंसी सबसे ज़्यादा उसका फ़ायदा अगर बीजेपी को किसी एक बड़े फैक्टर की वजह से मिल रहा है तो वो एंटी इनकम्बेंसी की वजह से मिल रहा है।
वरिष्ठ पत्रकार नीरजा चौधरी इंडियन एक्सप्रेस में कॉलम लिखती हैं, घूम घूम कर लिखती हैं। सीधे तौर पर उन्होंने बीजेपी की जीत का अनुमान तो नहीं लगाया, लेकिन ये ज़रूर लिखा कि बीजेपी को इस चुनाव में एज है, मतलब बीजेपी पश्चिम बंगाल में मजबूत है। नीरजा जी ने लिखा कि ऐसा माना जा रहा है कि बीजेपी बंगाल में बड़ी सफलता के करीब पहुंच सकती है। इस बार वो सत्ता में आए या नहीं, लेकिन उसके प्रदर्शन में सुधार की उम्मीद है। ये लेख उन्होंने एग्जिट पोल्स आने के पहले लिख दिया था। बीजेपी की मजबूत स्थिति के पीछे उन्होंने पश्चिम बंगाल में टीएमसी के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी का तर्क दिया है। नीरजा जी लिखती हैं कि बंगाल में अमीर, गरीब, गांव, शहर हर वर्ग के लोगों ने बेरोजगारी पर नाराजगी जताई है। एक महिला ने कहा कि 1500 रुपये महीने का क्या फ़ायदा, मेरी बेटी को ऐसी नौकरी चाहिए जिसमें कम से कम 20,000 रुपये महीने मिले ताकि वो ठीक से रह सके। नीरजा जी के मुताबिक ये चुनाव बीजेपी के लिए वैसा ही है जैसा ममता के लिए 2006 और 2011 का विधानसभा चुनाव था। 2006 में ममता को लगा कि वो लेफ्ट को हरा सकती हैं, लेकिन उस समय के ज्योति बसु की जगह लेने वाले बुद्धदेव भट्टाचार्य ने लेफ्ट फ्रंट को बड़ी जीत दिलाई थी। उस चुनाव में लेफ्ट फ्रंट की सीटें बढ़कर 235 हो गई थीं, लेकिन अगले चुनाव तक ममता बनर्जी ने रुख पलट दिया था। सिंगूर और नंदीग्राम में जमीन अधिग्रहण के खिलाफ आंदोलन हुए। ममता उसकी अगुआ थी। 5 साल बाद लेफ्ट फ्रंट सत्ता से बाहर हो गया। लेकिन सवाल यह है कि बीजेपी के लिए ये 2006 होगा या 2011। एंटी इनकम्बेंसी वो सेंटर स्टेज ले आए, और जो गुस्सा है टीएमसी के, जिनको लोग बोलते हैं गून्स, जिस तरह से वो मीडिएट करते हैं, बिहेव करते हैं लोगों से, जो कुछ लोग कहते हैं कि डरा के रखा हुआ है, वो फीलिंग। और सरकारी नौकरों में भी, एक गवर्नमेंट ऑफिशियल्स में भी एक खिलाफत की फीलिंग है। अपना ऑर्गेनाइजेशन खड़ा कर दिया है। हालांकि नहीं मानते लोग कि शायद इतना मजबूत अभी नहीं है जितना टीएमसी का है, लेकिन हर बूथ लेवल पे उन्होंने पांच मेंबर्स की एक मंडली तैयार कर दी है मोबिलाइजेशन के लिए। और इस बार हिंदी स्पीकिंग स्पीकर्स को उस मायने में सामने नहीं रखा है जिस तरह से पिछली बार हुआ था। हालांकि टुवर्ड्स द एंड मोदी और अमित शाह, योगी आदित्यनाथ सामने आए और उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की हैं। और जो एक बड़ा ड्रॉबैक उनका है, सबसे बड़ा ड्रॉबैक है कि बंगाली चेहरा इन द लीडरशिप रोल में नहीं है। ना सीएम की तरह प्रोजेक्ट किया गया, ना ही कैंपेन को एक शख्सियत लीड करती दिखाई दी जिस तरह से उस साइड में ममता बनर्जी है। ऐसा भी नहीं है कि सबने बीजेपी को जिता ही दिया हो। पीपल्स पल्स का अनुमान है, ये भी एक एजेंसी है, कि बाकी एग्जिट पोल जो हैं उनसे अलग अनुमान है। इसने बीजेपी को 95 से 110 सीटें दी हैं और टीएमसी को स्पष्ट बहुमत दिया है। पीपल्स पल्स ने टीएमसी को 177 से 187 सीटें मिलने का अनुमान लगाया है। ऐसे ही जनमत पोल्स ने भी टीएमसी को 195 से 205 सीटें मिलने का अनुमान लगाया है और बीजेपी को 80 से 90 सीटें दी हैं। इन दोनों एग्जिट पोल्स ने ममता बनर्जी को तगड़ा बहुमत मिलने का अनुमान लगाया है। ममता बनर्जी की छवि एक स्ट्रीट फाइटर वाली रही है। इस बार भी एसआईआर ने ममता को वो किक दिया। ममता एसआईआर के खिलाफ जमकर लड़ी, सुप्रीम कोर्ट में खुद पैरवी करने पहुंची। ममता ने पश्चिम बंगाल चुनाव में एसआईआर को बड़ा मुद्दा बनाया, लेकिन क्या चुनाव में ये मुद्दा था? एसआईआर एक सबसे बड़ा मुद्दा था इस बार बंगाल चुनाव में, और ममता बनर्जी ने, टीएमसी ने एकदम जितना हो सके इसका उपयोग किया और पॉलिटिकल बेनिफिट पाने का कोशिश किया। एकदम पहले से 2025 के पहले से ही शुरुआत से उन्होंने बांग्लार वोट रखा या बीवीआर नाम का एक कैंपेन चालू किया था, जिसका एकदम फाउंडिंग मुद्दा यह था कि ईसीआई और बीजेपी मिलके बाहर से इलेक्टर्स या वोटर्स लाके बंगाल में ऐड कर रहे हैं। तो वो जो बीवीआर का पहला फेज था उसमें ही उसको मुद्दा बना के ही टीएमसी ने अपना जो ग्रास रूट नेटवर्क है बीएलओ बीएलएस के थ्रू उसको मजबूत करने की कोशिश की। लेकिन जब एसआईआर चालू हुआ, ये जो 91 लाख नेम्स डिलीट हो गए, उसमें से 27 लाख नेम सिर्फ अंडर एडजुडिकेशन में से डिलीट हुआ। इसका इफेक्ट एक्चुअली में क्या है ये किसी को ठीक से पता नहीं है। सबसे बड़ा मुद्दा तो ये है कि 36 ऐसे सीट थे 2021 में जहां पे विनिंग मार्जिन जो है वो 5,000 से भी कम था। अब ये 36 सीटों में या ऐसे
सारे सीटों में जहां ये 91 लाख नेम्स डिलीट हुए हैं, ये नेम एक्चुअली जो जिनका नाम डिलीट हुआ है वो किस पार्टी के सपोर्टर है, कहां के सपोर्टर है, ये तय करना, ये समझना बड़ा मुश्किल है। लेकिन ये बात भी सही है कि एसआईआर के डर से कि अगर इस बार हम वोट ना दिए तो नेक्स्ट ईयर हमको एनआरसी या सीएए इसके तहत डिपोर्ट कर दिया जाएगा, हमको दोबारा वोट नहीं देने दिया जाएगा, ये फियर साइकोसिस भी काम कर रहा था वोटर्स में। इसीलिए माइग्रेंट लेबर्स जैसे भर भर के आए हैं इस बार वोट देने, वैसे ही जैसे बंगाल के यूथ या मिडिल क्लास जो बाहर रहते हैं, दूसरे स्टेट्स में रहते हैं, दूसरे कंट्री में रहते हैं, वो भी इस बार आए थे वोट दान करने के लिए। और इसी वजह से ये जो 29 लाख या 23 लाख का जो एक्स्ट्रा वोटिंग हुआ है उस हिसाब से हुआ है। ये वोट कहां जा रहा है ये देखना बहुत जरूरी है। ममता बनर्जी की पार्टी में महिलाओं की भागीदारी लीडरशिप में दिखती है। ममता ने निकाय से लेकर के संसद तक महिलाओं को आगे बढ़ाया है। इस चुनाव में भी सबसे ज्यादा 52 टिकट ममता बनर्जी ने ही, उनकी पार्टी ने ही महिला उम्मीदवारों को दिए, बीजेपी से ज्यादा। करीब 27% से ज्यादा उम्मीदवार महिला थे। बीजेपी ने 33 और कांग्रेस ने 35 महिला कैंडिडेट्स को टिकट दिए। ममता ने महिलाओं की योजनाएं उनके लिए भी चलाई हैं। लक्ष्मीर भंडार योजना, कन्याश्री प्रकल्प योजना जैसी स्कीम से ममता ने करोड़ों महिलाओं और लड़कियों को मॉनेटरी बेनिफिट्स दिए हैं, मतलब सीधा पैसा पहुंचाया है। वही काम जो भारतीय जनता पार्टी अन्य प्रदेशों में करती रही है या दूसरी भी सरकारें। इन योजनाओं से बीजेपी और एनडीए को दूसरे राज्यों में जाहिर है काफ़ी फायदा हुआ है, ऐसा राजनीतिक जानकार मानते ही हैं। महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और पिछले साल बिहार में भी। लेकिन क्या ममता बनर्जी की महिला सेंट्रिक योजनाएं उनके लिए गेम चेंजर साबित हो पाई, या जैसा कुछ एग्जिट पोल्स दावा कर रहे हैं कि ममता नुकसान में रही? देखिए, ऑब्वियसली ये जो भत्ता दिया जा रहा है महिलाओं को या महिलाओं के लिए स्कीम चलाई जा रही थी तृणमूल कांग्रेस सरकार द्वारा, ये एक बड़ा फैक्टर चुनाव में बनके उभरा तो है, ये बात साफ है। लेकिन ये भी बात सही है कि बीजेपी इन चीज़ों की काट लेकर भी आई है चुनाव में। वो बोल रही है दबी जुबान में ही सही कि हम इन भत्तों को बढ़ाएंगे। प्लस ये भी देखना पड़ेगा कि इस चुनाव में, जैसे हर अन्य राज्यों के चुनाव में महिलाएं बीजेपी के लिए एक बड़ा फैक्टर साबित होती रहीं, वैसे ही इस चुनाव में, पश्चिम बंगाल के चुनाव में महिलाएं तृणमूल कांग्रेस के पक्ष में जाती हुई दिख रही हैं। एक बड़ा जत्था तो कम से कम जाता हुआ दिख रहा है, समूल पूरा ग्रुप तो नहीं, एक उसका चंक ही सही। इस वजह से भी चुनाव थोड़ा इंटरेस्टिंग हो चुका है। सोसाइटी के अलग अलग में अगर महिलाओं से बात करते हैं हम लोग, हालांकि अगर आप जाते हैं, चूँकि हम बांग्ला भाषी नहीं हैं, तो थोड़ी सी एक एक पर्दा है। हम जिनसे महिलाओं से खास तौर से बात करते हैं तो खुल के बात नहीं करती हैं। परिवर्तन वाली बात या एंटी इनकम्बेंसी वाली बात होती है, लेकिन ममता बनर्जी वो एक फैक्टर हैं जिनके साथ बंगाल की जनता का, खासतौर से महिलाओं का एक बड़ा इमोशनल कनेक्ट है। उन्हें लगता है कि ममता बनर्जी के पास उनकी बात पहुंच जाएगी तो फिर उनकी परेशानियां जो हैं वो ख़त्म हो सकती हैं। मतलब उनको लगता है, उनसे उम्मीदें भी हैं, शिकायतें भी हैं ममता से, इसमें कोई दो राय नहीं है। एक बड़ा फैक्टर है वो लक्ष्मी भंडार योजना जो है, जो 2,40,00,000 महिलाओं को हर महीने 1,500 से 1,700 रुपये मिल रहे हैं, वो बड़ा फैक्टर है। तो एंटी इनकम्बेंसी को वो काटता भी है। चुनाव के अलावा एक बात, हालांकि इसे भी चुनाव से ही जोड़ा जा रहा है। इंडियन पॉलिटिकल एक्शन कमेटी (आईपैक) के डायरेक्टर विनेश चंदेल को अब जमानत मिल गई है। 30 अप्रैल को दिल्ली की एक अदालत ने उन्हें बेल दे दी। गौर करने वाली बात यह है कि ईडी ने उनकी जमानत का विरोध नहीं किया। अब कहा यह जा रहा है कि क्योंकि पश्चिम बंगाल में चुनाव खत्म हो गए हैं, इसलिए विनेश चंदेल को जमानत में उनकी अड़ंगे नहीं लगाए गए। पश्चिम बंगाल में आईपैक ही ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी का चुनाव प्रचार, उनका इलेक्शन कैंपेन देख रही थी। प्रतीक जैन के बाद विनेश चंदेल आईपैक के दूसरे डायरेक्टर हैं जिन्हें ईडी ने गिरफ्तार किया था। चंदेल को तो ईडी ने पहले चरण के मतदान से ठीक 10 दिन पहले ही गिरफ्तार किया था। चंदेल ने 2 दिन पहले भी जमानत मांगी थी, लेकिन तब दूसरे सेशंस जज की कोर्ट में उन्हें राहत नहीं मिली। उन्होंने 74 साल की अपनी मां की देखभाल के लिए बेल मांगी थी। चंदेल ने कहा कि उनकी मां को डिमेंशिया है, इसलिए उन्हें उनकी देखभाल करने की ज़रूरत है, लेकिन उन्हें बेल नहीं मिली। एडिशनल सेशंस जज शेफाली बरनालाल ने 28 अप्रैल के आदेश में कहा कि अदालत बुजुर्ग माता पिता की सेहत को लेकर संवेदनहीन नहीं है, लेकिन रिकॉर्ड में ऐसा कोई सबूत नहीं है जिससे लगे कि अचानक या कोई जानलेवा मेडिकल इमरजेंसी है। आज अदालत ने क्या कहा? एडिशनल सेशंस जज अमित बंसल ने आदेश पढ़ते हुए कहा कि ईडी आरोपी की इस नियमित जमानत याचिका का विरोध नहीं कर रही है। कुछ शर्तों के साथ अदालत ने बेल ग्रांट कर दी। सवाल ये उठ रहे हैं कि जमानत की टाइमिंग जो है,
चुनाव खत्म होते ही जमानत दे दी गई। अगले ही दिन आईपैक के डायरेक्टर को निचली अदालत से जमानत मिल गई जैसे ही चुनाव खत्म हुए, और ईडी ने इसका विरोध तक नहीं किया। राजनीति भी चलती रहेगी, आरोप प्रत्यारोप भी अभी चलेंगे। बड़ी खबर में इतना ही, सुर्खियों की ओर बढ़ते हैं। कैंडिड डस्टिंग पाउडर, 4 स्किन प्रॉब्लम्स का एक एक्सपर्ट सॉल्यूशन। कैंडिड डस्टिंग पाउडर, हटा खुजली, लगा कैंडिड। गुवाहाटी हाईकोर्ट में याचिका खारिज होने के बाद कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा अब खटखटाया है। कोर्ट में आज सुनवाई हुई। दोनों तरफ की जिरह सुनने के बाद कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है। अब उन्हें जेल मिलेगी या बेल मिलेगी ये वक्त बताएगा। फिलवक्त पूरा मामला और कोर्ट में हुई सुनवाई आपको बता देते हैं। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस JK महेश्वरी और जस्टिस AS चंदूरकर की बेंच ने ये सुनवाई की। पवन खेड़ा की ओर से पैरवी कर रहे थे सीनियर एडवोकेट अभिषेक मनु सिंघवी। असम पुलिस की ओर से पेश हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता। एडवोकेट सिंघवी बोले कि खेड़ा की बातों से ज़्यादा मानहानि का मामला बनता है, न कि जालसाजी और पब्लिक मिसचीफ जैसे अपराध का। चर्चा हिमंता बिस्व शर्मा के बयान की भी हुई। सिंघवी का कहना है कि जिस तरह के शब्द हिमंता ने इस्तेमाल किए उससे खेड़ा की गिरफ्तारी का डर और बढ़ जाता है। डॉक्टर BR अम्बेडकर का जिक्र भी आया। एडवोकेट सिंघवी बोले कि डॉक्टर अम्बेडकर वुड टर्न ओवर इन हिज ग्रेव इफ ही हैड इमेजिन्ड अ कॉन्स्टिट्यूशनल होल्डर ऑफ ऑफिस बिहेविंग लाइक अ कॉन्स्टिट्यूशनल काउबॉय, अ कॉन्स्टिट्यूशनल रैम्बो। यानी डॉक्टर अम्बेडकर हिमंता के बिहेवियर को देख करके बहुत विचलित होते। सिंघवी ने यह भी कहा कि पवन खेड़ा फरार नहीं हुए हैं, उन्हें गिरफ्तार करने की भी जरूरत नहीं है। मुद्दा यह है कि पवन खेड़ा को हिरासत में लेकर के अपमानित क्यों किया जाए। वहीं तुषार मेहता का कहना है कि पवन खेड़ा ने रिनिकी भुइयां के खिलाफ जो आरोप लगाए वे पूरी तरह झूठे थे, इसलिए उनकी हिरासत जरूरी है ताकि मालूम चले कि पवन खेड़ा के साथ और कौन कौन लोग शामिल थे। पासपोर्ट की सरकारी सील किसने बनाई, किसने एक व्यक्ति की फोटो हटा करके दूसरी महिला की फोटो चिपकाई। पूछताछ में कई अन्य फर्जी डॉक्यूमेंट भी सामने आ सकते हैं, ऐसा उन्होंने कहा। मामले का बैकग्राउंड जान लीजिए, याद दिला देते हैं आपको। पवन खेड़ा ने 4 अप्रैल को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्व शर्मा की पत्नी रिनिकी भुइयां पर आरोप लगाए थे। दावा किया था कि रिनिकी भुइयां के पास 3 विदेशी पासपोर्ट हैं और विदेश में अघोषित संपत्तियां हैं। इस पर हिमंता और रिनिकी ने पलटवार किया था। खेड़ा के सभी आरोपों को झूठा, बेबुनियाद बताया था। आरोप गंभीर हैं, लिहाजा बात यहीं नहीं रुकी। 7 अप्रैल को असम पुलिस पवन खेड़ा के दिल्ली वाले घर पहुंच गई, लेकिन खेड़ा वहां नहीं मिले। खबर आई कि वो तेलंगाना चले गए हैं। तेलंगाना में कांग्रेस की सरकार है और उनकी पत्नी का घर भी है। मालूम पड़ा कि उन्होंने गिरफ्तारी से बचने के लिए तेलंगाना हाईकोर्ट में याचिका भी लगा दी है। हाईकोर्ट ने 10 अप्रैल को 1 हफ्ते के लिए पवन खेड़ा को राहत दे दी, जिससे वो असम की कोर्ट में अग्रिम जमानत के लिए अपील कर सकें। लेकिन 24 अप्रैल को असम की गुवाहाटी हाई कोर्ट ने उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी थी। और साथियों, हमने हमेशा देखा है कि पाकिस्तान जैसे देश लगातार आतंकवाद को समर्थन देते आए हैं, और यही कारण है कि भारत और पाकिस्तान दोनों एक ही समय आजाद हुए, लेकिन आज भारत को पूरी दुनिया में जहां इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के लिए जाना जाता है, वहीं पाकिस्तान दूसरे IT यानी इंटरनेशनल टेररिज्म का मरकज माना जाता है। ये थे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। बिना लाग लपेट साफ शब्दों में पाकिस्तान की उन्होंने आलोचना की, वहां पनप रहे आतंकवाद पर सीधा निशाना साधा। ये बातें उन्होंने नेशनल सिक्योरिटी समिट 2.0 में कही हैं। ऑपरेशन सिंदूर को करीब 1 साल हो गए हैं। पहलगाम आतंकी हमले के बाद 7 मई की रात भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया था। पाकिस्तान और POK में सेना ने सटीक हमले किए। कुल 9 आतंकी ठिकानों को तबाह किया गया। रक्षा मंत्री ने ऑपरेशन सिंदूर को याद किया, बोले कि भारत ने ऑपरेशन सिंदूर को अपनी शर्तों पर रोका है, अगर जरूरत पड़ती तो हम लंबी लड़ाई के लिए तैयार थे। रक्षा मंत्री का कहना है कि भारत परमाणु हमले की धमकी से बिल्कुल नहीं डरा। अब भारत दुनिया को बता रहा है कि आतंकवाद और उसे पालने पोसने वालों के बीच कोई फर्क नहीं किया जाएगा। क्या उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं? उनके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी हो गया है। वारंट जारी हुआ है बीजेपी नेताओं पर आपत्तिजनक कमेंट करने की वजह से। वो साल दूसरा था, ये साल दूसरा है। दुनिया बदल रही थी, मौसम बदल रहा था, लेकिन मई जब आई वारंट जारी हो गया।
अल्ताफ राजा माफ करेंगे। मामला 6 साल पुराना है। 17 मई 2019 को ओम प्रकाश राजभर मऊ जिले के रतनपुरा में एक जनसभा को संबोधित कर रहे थे। आरोपों के मुताबिक तब उन्होंने बीजेपी नेताओं के खिलाफ अपमानजनक बातें कही थी और उस वक्त देश में लोकसभा चुनाव चल रहे थे, आचार संहिता लागू थी, उसका उल्लंघन हुआ, उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई, कई बार कोर्ट में पेशी की तारीख तय की गई, लेकिन खबरें बताती हैं कि ओम प्रकाश राजभर सुनवाई के वक्त नहीं गए, जिसके बाद मऊ के एमपी एमएलए कोर्ट ने ओम प्रकाश राजभर के खिलाफ वारंट जारी कर दिया। कोर्ट ने कहा कि बार बार गैर हाजिर रहने के चलते ये कदम उठाना जरूरी हो गया था। अब अगली सुनवाई की तारीख 16 मई है। देखना होगा कि इस दफे मंत्री जी क्या करते हैं। तो आज का ललन टॉप शो यहीं तक। आपके साथ के लिए शुक्रिया। अपना और अपनों का ख्याल रखिए। ललन टॉप के साथ बने रहिए। शुक्रिया। शुभ रात्रि।